सो हेलो एवरीवन, नॉलेज टुडे में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करेंगे और वो इशू है गोरखालैंड। आप लोगों ने अक्सर टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपर में ये शब्द ज़रूर कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा, गोरखालैंड। ये गोरखालैंड है क्या? ये पूरा मुद्दा क्या है? इसकी मांग क्या है? आ, इसके इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? इसका इतिहास क्या है? हम लोग सब कुछ बिल्कुल शुरू से जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एकदम इसके बेसिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये गोरखालैंड की मांग क्या है, गोरखालैंड ये पूरा मुद्दा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दो काम आपको और करना होगा। पहला तो एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जाकर जुड़ो, वहाँ बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल इंस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक बिल्कुल तुरंत पहुंच जाए जब आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तब भी। तो आप ये दो काम करो, एक्चुअली तीन काम करो। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ो और फेसबुक पेज को लाइक करो। ये टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो अंत होने के बाद मैं ज़रूर बोलूँगा कि लाइक करो, अभी मैं नहीं बोलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये गोरखालैंड जो है वो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता दूँ। गोरखालैंड जो है वो एक मांग है बंगाल राज्य को बंगाल राज्य से ही एक अलग राज्य की मांग हो रही है। वो अलग राज्य का नाम है गोरखालैंड, यानी कि जो इसकी मांग कर रहे हैं उन्होंने उसका नाम जो है गोरखालैंड रखा है, गोरखालैंड। हमें ये समझना पड़ेगा गोरखालैंड की मांग जो है वो देश के अंदर ही रहकर, यानी भारत में ही वो एक राज्य से अलग होना चाहते हैं और एक अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ये मुद्दा कश्मीर और खालिस्तान जैसा मुद्दा नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। ये मुद्दा जो है वो बिल्कुल, ये अपने आप को भारतीय कहते हैं, ये भारत में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो बंगाल से अलग होना चाहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये बंगाल है, अगर आप इस मैप में देखोगे तो ये बंगाल है और ये पूरा जो है ऊपर तक ये पूरा बंगाल आता है और यही एरिया है, हम लोग जूम करके देखेंगे, यही एरिया है जिससे ये दो तीन ज़िले हैं जो अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहते हैं, इनकी मांग क्या है और इनका कहना क्या है कि क्यों अलग होना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, उसी को मैंने जूम किया है। ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये जो अगर आपको इलाका दिख रहा है दार्जिलिंग का, कलिम्पोंग का, ये जो इलाका है कुछ कुछ इधर भी, ये ही है बंगाल के जो सबसे उत्तरी इलाके हैं उनके ज़िले जो हैं। कुछ ज़िले हैं, जैसे आपको बेसिकली इसमें आप समझना पड़ेगा, आपको दार्जिलिंग है एक ज़िला, कलिम्पोंग है और एक कार्सियोंग है। ये तीन ज़िले बेसिकली, और थोड़े थोड़े ये इलाके भी हैं जो एक अलग राज्य की, बंगाल से ही एक अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते हैं। ये क्यों करते हैं, इनके मांग के पीछे इनका तर्क क्या है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में जाकर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस मांग की शुरुआत कहाँ से हुई, और हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे क्या इतिहास। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसके पीछे का इतिहास कि इस मांग की शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई। देखिए हमें समझना पड़ेगा इतिहास में यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है नेपाल का। हम लोगों को पता है कि नेपाल में गोरखाज मोनार्क्स थे जो नेपाल पर जो है वो राज किया करते थे। ये जो इलाका मैंने आपको दिखाया, ये कलिम्पोंग का और ये दार्जिलिंग का, ये पहले जो था वो सिक्किम के अधीन आता था। ये कलिम्पोंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब पहले जो था वो सिक्किम के अधीन आता था। सिक्किम में भी एक मोनार्क्स जो हैं
वो रूल किया करते थे। जिस मोनार्क का जो नाम था वो था चोग्याल। चोग्याल मोनार्क्स, जैसे भारत में मुगल थे उसी तरह से सिक्किम में चोग्याल नाम के एक मोनार्क्स हुआ करते थे। ये जो इलाका हमने दिखाया जो अलग होना चाहता है बंगाल से, ये पूरा इलाका पहले सिक्किम का ही इलाका था। ये जब पहले जब पूरा का पूरा जो इलाका था वो सिक्किम का चोग्याल मोनार्क्स के अधीन था। फिर क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री समझो तो आपको पता चलेगा कि 17-18 सेंचुरी में लगभग आप समझो कि इसके मध्य में 17 से 18वीं सेंचुरी के मध्य में लगभग 1780 के आसपास क्या हुआ कि सिक्किम जो था वो, देखिए सिक्किम जो था वो नेपाल का नेबर था, पड़ोसी था, और यहाँ चोग्याल राज किया करते थे और यहाँ गोरखाज जो है वो राज किया करते थे। और जाहिर सी बात है सब में था उस समय साम्राज्यवाद अपने भूमि को फैलाने के लिए। तो गोरखाज ने भी अपनी भूमि को फैलाने के मकसद से इस इलाके पर कैप्चर किया। ये दार्जिलिंग और ये आपको ये पूरा जो इलाका है कलिम्पोंग, ये पूरे इलाके पे कब्जा किया। और चोग्याल के बीच में और गोरखाज के बीच में एक वॉर हुई जिसमें जो है वो चोग्याल हार गए और ये पूरा इलाका जो चला गया गोरखाज, जो बेसिकली आज के नेपाल जो है वहाँ उन मोनार्क्स के पास में ये पूरा इलाका दार्जिलिंग से लेकर आप समझो आज का जो ये कलिम्पोंग हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये पूरा इलाका जो है वो आपको चला गया 1780 से सब लगभग 1780 के आसपास जो है वो चला गया गोरखाज के पास, यानी नेपाल के पास ये पूरा इलाका चला गया। सिक्किम से इन लोगों ने छीन लिया वॉर में उनको हरा कर। अब आ जाते हैं ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर जो है वो ब्रिटिशर्स का रोल होता है। अच्छा, ब्रिटिशर्स आते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो है वो भी अपनी भूमि फैला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 1800, चूँकि भारत का जो है, अगर आप भारत का मैप देखो तो भारत की सीमा के निकट जो है वो नेपाल है। तो उन्होंने क्या किया कि इन इलाकों को जो है उन्होंने भी इन इलाकों पर हमला बोला। ब्रिटिशर्स ने भी इन इलाकों का महत्व क्या था, देखिए इन इलाकों का महत्व ब्रिटिशर्स के लिए बेसिकली जो था वो था टी के लिए, चूँकि आपको सिलीगुड़ी है तो जाहिर से दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, तो ये सब टी के लिए उनको लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। और तो उन्होंने जो है उन पर हमला किया, इस पूरे इलाके पे हमला किया। 1814 में उन्होंने जो है वो हमला किया इन इलाकों पर और लगभग 2 साल वॉर चलता है 1816 तक। और बाद में जो गोरखाज हैं वो ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं और ये पूरा इलाका जो होता है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। यानी कि पहले चोग्याल मोनार्क सिक्किम से छीना गोरखाज ने रखा, फिर गोरखाज से ब्रिटिशर्स के पास ये पूरा इलाका जो है चला गया। 1816 में युद्ध समाप्त होता है और एक बहुत ही फेमस संधि होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सगौली कहते हैं। और इसमें पूरा इलाका जो है, ये इलाका है वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब जब ब्रिटिशर्स के पास ये आया तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, चूँकि ये जो पूरा इलाका था वो नेपाल की सीमा के निकट था, यानी जो दार्जिलिंग का जो इलाका था, जलपाईगुड़ी और ये आपको कलिम्पोंग का जो पूरा का पूरा इलाका था, उस समय खैर कलिम्पोंग ज़िला बना नहीं था, कलिम्पोंग ज़िला बहुत ही हाल में बना है। लेकिन आप समझिए पूरा जो दार्जिलिंग का इलाका हो गया, सिलीगुड़ी का इलाका हो गया, कर्सियोंग का इलाका हो गया, इस पूरे इलाके में जो था चूँकि नेपाल की सीमा से बहुत ही निकट था तो बहुत बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग जो थे वो इन इलाकों में आकर बस चुके थे। आप कह सको कि नेपाल की संस्कृति का असर इन ज़िलों पर बहुत ज़्यादा था। और इस कारण जो है, चूँकि 1816 में जब ट्रीटी होती है तो पूरा का पूरा जो इलाका है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। लेकिन इस पूरे इलाके में जो है वो नेपाली मूल के लोगों की संख्या, जो नेपाली बोला करते थे, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि नेपाल की सीमा से सटे हुए थे तो नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शिफ्ट हो चुके थे इस इलाके में, या फिर पहले से भी रहा करते थे। उनका जो संस्कृति था वो बंगाल के लोगों की संस्कृति से अलग था। वो बेसिकली गोरखास थे और बेसिकली नेपाल के लोग थे, वो बंगाल से नहीं थे। आप उनको, ब्रिटिशर्स ने उनको बंगाल में रखा, बंगाल प्रेसिडेंसी में रखा। तब से ही ब्रिटिशर्स के समय से ही उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमें एक, आज का ये मैटर नहीं है,
ब्रिटिशर्स के समय से ही उन्होंने अलग राज्य की डिमांड की थी, क्योंकि आपने उनको बंगाल में रखा है, आपने जो है उनको आपने जो है 2 मिनट रुक जाएगा यार, क्यों नहीं हो रहा है, या सो हो गया। देखिए समझिए मेरी बात, क्या है पूरा मैटर। ये पूरा इलाका जो है ये नेपाल है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये शिफ्ट हो गए इधर। तो इन्होंने जो है वो 1816 में ये पूरा इलाका जो चला गया ब्रिटिशर्स के पास। तो इनकी संस्कृति बहुत हद तक, इनको इन लोगों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में रखा, तो बहुत ही मतलब आप समझ जाओ कि 1907 में पहला लिखित डिमांड, मतलब पहला डिमांड बनता है। इसकी मांग गोरखा लैंड की डिमांड, खैर उसमें गोरखा लैंड नहीं था, उसमें गोरखिस्तान की मांग हो रही थी। गोरखिस्तान नामक एक राज्य की मांग हो रही थी, न कि गोरखा लैंड। इसको गोरखालैंड खैर बहुत बाद में नाम रखा जाता है, 1980 के आसपास। किसके द्वारा नाम रखा गया था मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आप फिलहाल समझिए कि 1816 में ये पूरे ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है। और ब्रिटिशर्स के पास जब ये पूरा इलाका आता है तब से ही, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग गोरखास, नेपाल के आए हुए गोरखास थे, तो उनकी संस्कृति बंगाल के लोगों से बिल्कुल अलग थी। ये नेपाली बोला करते थे, बंगाल के लोग बंगाली बोला करते थे, और इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनके ट्रेडिशंस, इनकी मान्यताएं भी बहुत हद तक बंगालियों से भिन्न थी। तो ये तब भी बहुत बड़ी, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से ही एक अलग राज्य की मांग करते थे। इन्होंने अपना पहला जो मांग है, जो ऑफिशियली इन्होंने रखा था ब्रिटिशर्स के सामने, 1907 में रखा था। उस समय गोरखालैंड की मांग नहीं थी, गोरखिस्तान की मांग हुई थी। 1907 में हिलमैन, आपको ये समझना होगा, 1907 में जो है 1907 में जो है वो हिलमैन एसोसिएशन बनता है। ये बेसिकली आप समझो कि हिलमैन एसोसिएशन का मतलब ये है कि गोरखा जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो अलग अलग बड़े बड़े पदों पे थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और उन्होंने ही डिमांड की थी कि बंगाल से अलग एक गोरखिस्तान नामक एक राज्य दिया जाए गोरखा लोगों के लिए, ताकि उनकी संस्कृति जो है वो प्रिजर्व रहे, क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे मायने में जो है वो बंगालियों से अलग थे, इसलिए उनका जो है वो एक अलग पहचान मिले। तो ये पहला जो ऑफिशियली डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखा जाता है वो हिलमैन एसोसिएशन में ही रखा जाता है। और उसके बाद जो ग्रेजुअली इसकी डिमांड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हम एक पूरे टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। खैर आपको टाइमलाइन को उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें टाइमलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैंने जैसा बताया 1907 ईस्वी में जो है वो हिलमैन एसोसिएशन बनता है, और पहला जो ऑफिशियली डिमांड रखा जाता है ब्रिटिशर्स के सामने कि हमें बंगाल से अलग करो, हम बहुत सारे मायनों में बंगालियों से अलग हैं, हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी मान्यताएं अलग हैं। बिकॉज ये गोरखास थे, वो बंगाली हैं, ये नेपाली बोला करते थे, वो बंगाली बोला करते थे। नेपाली मुल्क थे, ये बेसिकली बंगाल के मुल्क थे। तो इनकी बहुत सारी मान्यताएं, ट्रेडिशंस, बिलीव्स जो थी वो बहुत ही तरीके से उनमें अंतर था, और इस कारण भी इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी, ताकि जो है वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर सकें। तो ये पहला जो है वो रखा गया। अब हमें समझना पड़ेगा आगे का क्या टाइमलाइन है। समझिए 1907 में हिलमैन एसोसिएशन बनता है, और आप समझो कि इसकी पहली ऑफिशियल डिमांड रखी जाती है। फिर 1947 आ जाता है, और 1947 में क्या होता है, देश आज़ाद हो चुका होता है, और उस समय जो है वो CPI, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो इसको 1947 में आज़ादी के जस्ट बाद इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो CPI ने एक डिमांड रखा था। उसमें CPI का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें अनडिवाइडेड CPI था। CPI के बाद में विभाजन हो गया। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था उसका विभाजन क्यों हुआ, उसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि मैं बहुत ही सरल शब्दों में
उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि उस समय 1947 में सीपीआई का विभाजन नहीं हुआ था। तो अनडिवाइडेड सीपीआई ने 1947 में गोरखा लोगों के समर्थन में ये डिमांड इंडियन गवर्नमेंट से रखी थी कि गोरखा लोगों की संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए बंगाल से एक अलग राज्य जो है वो गोरखाओं को मिलना चाहिए। तो 1947 1907 में हिलमन एसोसिएशन, उसके बाद भी थोड़े बहुत एक आध, जैसे 1929 में भी हुआ। उसके बाद फिर 1947 में जो सीपीआई था वो इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह के रिकमेंडेशन भेजता है। देन आफ्टर आपको समझना पड़ेगा, देखिए इस पूरे गोरखालैंड की डिमांड में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो गोरखालैंड के की डिमांड करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से लेकर आज तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, लेकिन कुछ ही अब रिलीवेंट हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। अधिकतर ने अपना जो पृष्ठभूमि है वो खो दिया है। हमें 2-3 का ही नाम समझना होगा। तो देखिए 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी करती है, उसके बाद एक और बनता है ग्रुप ABGL। ABGL बनता है अखिल भारतीय गोरखा लीग। ABGL अखिल भारतीय गोरखा लीग बनता है, जो नेहरू उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू थे। ABGL को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप समझिए कि एक उस समय एक गोरखा लैंड के डिमांड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, वो उसका नाम था ABGL अखिल भारतीय गोरखा लीग, जिन्होंने नेहरू उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था गोरखा लैंड के लिए। यह घटना कब थी? ये घटना थी 1952 में। 1907 से शुरू होता है, 1947 में फिर एक सीपीआई भेजती है एक, उसके बाद 1952 में ABGL जो है वो नेहरू से ये मतलब रिक्वेस्ट करती है कि इस पर ध्यान दिया जाए, हमारे लिए एक अलग राज्य की बात की जाए। 1952 के बाद आपके लिए जानना जरूरी है 1980। और 1980 जानना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। देखिए 1980 में उसमें भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करती है एक इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ABGL की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंग। प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंग PPD। ये मैंने कहा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे जो आज़ादी से लेकर आज तक गोरखालैंड के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम बचे हैं। 1947 में ABGL, 1952 में ABGL जिन्होंने नेहरू के सामने ये प्रस्ताव रखा था। 1980 में एक और इंस्टीट्यूशन है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है PPD प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंग। इन्होंने इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि गोरखालैंड के लिए जो है वो हमारी बातों को सुना जाए और बंगाल से अलग हमें एक राज्य मिलना चाहिए। 1980 के बाद क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें हाथ से निकलने लग जाती हैं। यानी जो गोरखालैंड के लिए डिमांड कर रहे थे उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बदलते जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे रिक्वेस्ट पर कोई अमल नहीं करता है, हमारी बातें अनसुनी कर दी जाती है। तो अब ये पूरा जो डिमांड था गोरखालैंड का वो 1980 के बाद जो है वो वायलेंट होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा हिंसक होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है 1980 में PPD जो है प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंग इंदिरा गांधी को रिक्वेस्ट भेजती है। और 1980 में ही एक और ग्रुप बनता है जिसका नाम है GNLF, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 1980 में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है GNLF, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये थोड़ा सा आप समझो कि ये हिंसक वायलेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। इनका मानना था कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा तो हिंसा उतरना पड़ेगा। और इसके जो फाउंडर थे वो फाउंडर थे सुभाष घिसिंग। सुभाष घिसिंग ने जो है वो पूरी तरह से हिंसा का सहारा लिया। और 1980 से लेकर लगभग आप समझो कि 1986 में बहुत ज़्यादा वायलेंस होते हैं बंगाल में। और लगभग 1200 से भी ज़्यादा लोगों की जाने जाती हैं इस वायलेंट क्लेश में। और इसके पीछे इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है और इस आदमी का, सुभाष घिसिंग का हाथ होता है। 1980 से लेकर 86 तक ये पूरी तरह से पूरा जो डिमांड, जो शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड था,
अब वो वायलेंट हो जाता है और 1986 में जो है वो 1200 लोगों की जान चली जाती है। तब जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जागती है, तब उसे इस पूरे डिमांड को वो सीरियस लेना शुरू करती है। एक धमाके ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचने पे मजबूर किया कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो 1986 में क्या होता है समझिए, 1986 में एक समझौता होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएनएलएफ के बीच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएनएलएफ के बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएनएलएफ के बीच जो है वो एक समझौता होता है, जिसमें उसमें बंगाल में कौन था, बंगाल में सीपीआई की गवर्नमेंट थी और ज्योति बसु जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी, और उसमें ज्योति बसु जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो ये एक समझौता होता है 1986 में उस वायलेंट क्लेश के बाद। और वो समझौता में क्या कहती है गवर्नमेंट, उस समझौता को कहते हैं, समझिए उस समझौता को कहते हैं दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एकॉर्ड। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एकॉर्ड, ये एक समझौता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल, जो उसमें मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, और जीएनएलएफ के बीच में। और उसमें कहा क्या जाता है कि भैया हम आपको एक अलग स्टेट तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम आपको कुछ ऑटोनॉमी दे सकते हैं। यानी कि हम आपको पूरी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ स्वायत्ता दे सकते हैं ताकि आप अपने फैसले खुद कर सको। मतलब हम कुछ छूट दे सकते हैं आपको, ताकि आप पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट आपको डिसाइड नहीं कर सके, बल्कि आप लोग खुद डिसाइड कर सको। कुछ जिलों में हम कुछ ऑटोनॉमी देंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कि नेपालीज लैंग्वेज को, जो गोरखा जिस लैंग्वेज को बोलते थे, उस लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है। तो इससे भी जो प्रोटेस्टर थे, जो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे थे, उनको लगता है कि चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे तरफ ध्यान दे रही है, हमारे अपने लैंग्वेज को जो है उन्होंने 8 शेड्यूल में शामिल किया है। अभी कुल मिलाकर इसमें 23 लैंग्वेजेज हैं। तो उस एकॉर्ड में DGCHACA दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एकॉर्ड में ये बात आती है कि भैया हम आपको पूरी तरह से एक स्वायत्त राज्य तो नहीं दे सकते, बट या वी कैन गिव यू सम ऑटोनॉमी। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी, सबसे पहले तो नेपाली लैंग्वेज को उन्होंने 8th शेड्यूल में जो है वो शामिल कर दिया है। तो ये जब एकॉर्ड हुआ तो बहुत ज़्यादा जो गोरखाज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वायलेंट क्लेसेस हो रहे थे, वो बहुत हद तक ख़त्म हुआ, बहुत हद तक रुका। और एक लंबा अरसा जो है वो बंगाल में और विशेषकर उन जिलों में जो है वो शांति से रहा। इसके बीच भी बहुत ज़्यादा छोटे मोटे एकॉर्ड्स भी होते हैं, थोड़े बहुत वायलेंट क्लेसेस भी होते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि 1986 के बाद आप समझिए कि एकॉर्ड्स होते हैं, समझौता होते हैं, और वहाँ पे 2005 के आसपास क्या होता है कि कुछ जिलों को, मतलब बंगाल के इन कुछ जिलों को कुछ स्पेशल स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है। मतलब ऑटोनॉमी तरह की 2005 आते आते बीच बीच में एकॉर्ड्स होते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी मांग को पूरी तरह से तो नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ ऑटोनॉमी दिया जाता है। जिसमें पहला तो दिया जाता है कि हम नेपाली लैंग्वेज को शामिल कर देंगे, उसके बाद कुछ जिलों को जो है वो स्पेशल स्टेटस का भी जो है वो दर्जा दिया जाता है। हमें अब समझना पड़ेगा 2005 तक ये होता है। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि देखिए 2007 में क्या होता है कि एक और ऑर्गेनाइजेशन की नींव पड़ती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गोरखा जन मुक्ति मोर्चा। आप समझिए कि अभी वर्तमान 2020 में इस मांग के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है वो गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ही है, जिसके जो फाउंडर थे वो बिमल गुरुंग। ये शख्स बहुत आज भी अगर इस आप यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखोगे तो ये आज सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं गोरखालैंड की डिमांड को लेकर। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2007 में जब ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग के द्वारा बनी, तो
कई कई समयों पर बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लेसेस होते रहे हैं। जैसे कि आप समझिए कि 2013 में जब 2013 में जब तेलंगाना बना, जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो फिर से जो गोरखालैंड की डिमांड जो थी वो जीजेएम द्वारा, गोरखा जनमुक्ति के द्वारा बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई। जाहिर सी बात है बढ़नी थी, क्योंकि एक तरफ तो आप आंध्र प्रदेश से अलग राज्य तेलंगाना बना रहे हो, लेकिन ये कई सालों से आज़ादी के 1907 से ही मांग कर रहे हैं अलग राज्य की, आपके कान में जू तक नहीं रेंगता। तो इसके आधार पर 2013 में जब तेलंगाना बनता है तो इसकी मांग और तेज़ हो जाती है, और सबसे ज़्यादा वायलेंट क्लेसेस हो जाते हैं 2017 में। अच्छा, 2017 में क्यों इतने वायलेंट क्लेसेस हो जाते हैं हमको समझना पड़ेगा। देखिए 2017 में क्या होता है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी, टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने एक आदेश पारित किया था। आदेश में ये था कि बंगाल के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें बंगाली लैंग्वेज को जो है वो मैंडेटरी किया गया था। 2017 में जो है वो बंगाली लैंग्वेज को जो है वो मैंडेटरी किया गया था बंगाल के हर स्कूलों में। जब ये खबर आई, जब इस तरह के आदेश पारित हुए, तो आप समझो कि गोरखालैंड और ये जो जीजेएम था, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इन्होंने फिर से बहुत ही मास लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। कि उनको साफ था कि उनको जो है वो आप समझिए कि उनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किस बात पे है कि उनकी संस्कृति बंगालियों की संस्कृति से अलग है। वो उनका मुख्य जो भाषा है वो नेपाली है, बंगाली नहीं है। उनकी बहुत सारी संस्कृति और मान्यताएं जो हैं वो आप समझो कि बंगालियों से और बंगाल की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से अलग है। तो इसलिए उनका मांग है कि उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए एक अलग राज्य बने, और नेपाली लैंग्वेज उनका एक मतलब आप समझो कि एक बेसिक हथियार है। आप वो कह रहे हो कि अब पूरे स्कूल में बंगाल के बंगाली होगा, तो ये वायलेंट क्लेसेस और बढ़ गए। बाद में ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट किया गया कि ये कुछ ज़िलों पर, जो ज़िले गोरखालैंड को लेकर हैं, जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, इस सब ज़िलों में जो है ये अप्लाई नहीं होगा। जब ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया तब जाकर बहुत हद तक जो है वो आप समझो कि प्रॉब्लम, जो वायलेंट क्लेसेस हुए थे वो शांत हुए। तो ये समय समय पर फिर से जब 2019 में जब 270 धारा हटा, तो आप लोगों ने सुना होगा जरूर न्यूज़ पे कि 2019 में जब हटा आपको ये 370, तो जब लद्दाख बनता है, दोनों कट कर जम्मू कश्मीर अलग होकर दो नए यूटी बनते हैं, तो उसके बाद और ज़्यादा डिमांड जो है बढ़ जाती है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जब इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। हमें थोड़ा सा और इसके लिए समझना पड़ेगा कि देखिए, एक तो 2014 में जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, जो उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जाकर कहा था कि हम जो है वो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सोचेंगे। तो एक उम्मीद थी इन लोगों की कि मोदी जी की सरकार आएगी तो वो शायद गोरखालैंड राज्य बनाएंगे। मोदी जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक भी इनके आप समझो कि इनके गुस्से का एक कारण यह भी है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे इशू को नेगलेक्ट कर रही है, इन पूरे प्रोटेस्ट को और गोरखालैंड की डिमांड को सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए भी समय समय पर वायलेंट केसेस होते रहते हैं। और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि बंगाली माइग्रेंट्स जो थे, आप बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स थे, उन्होंने स्थिति को और ज़्यादा वर्स बना दिया है। 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो बहुत बड़े मास लेवल पर जो आप समझो कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी के मूल निवासी थे, वो मुस्लिम आबादी वो आ गई इन ज़िलों में। और इन ज़िलों में आने से इनको खतरा क्या होता है कि उनको लगता है कि जो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति को सबसे बड़ा खतरा तो इन इमिग्रेंट्स से है, इन लोगों से है। तो इन्होंने क्या किया है, समय समय वायलेंट केसेस में इनको निशाना भी बनाया जाता है। तो ये भी सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर कर देता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा वायलेंट केसेस हुआ अभी तक, और इतना ज़्यादा वायलेंट केस होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है। आखिरकार कौन से वो रीज़न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोकती है गोरखालैंड को बनाने से।
तो देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भारत में ये जो है वो एस्पिरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के एक मैप है, जिसमें दर्शाया गया कि कौन कौन से जो राज्य हैं अभी भी एक अलग अपने से एक राज्य से अलग होकर नया राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, यहाँ महाराष्ट्र का विदर्भ है, उसी तरीके से आप समझिए कि असम का यहाँ पे बोडोलैंड है। तो अगर इसी तरह से हर राज्यों में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए और वो भी एक अपने राज्य से अलग राज्यों की डिमांड करने लगे, तो भारत के राज्यों की संख्या तो 50 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी हम अमेरिका जैसे हो जाएंगे। क्षेत्रफल में हम उनसे इतने कम और हमारे पास इतने राज्य। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद ये भी एक डर है कि अगर हम इस तरह के डिमांड्स को मानना शुरू करें तो और राज्यों के जो छोटे बहुत आंदोलन हो रहे हैं एक अलग स्टेट को लेकर, ये डिमांड्स बढ़ जाएंगी और इससे क्या होगा कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी और ये फेडरल सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को जो है वो नेगलेक्ट कर रही है या इस चीज़ों को जो है जानबूझकर इग्नोर कर रही है। तो एक तो रीज़न ये है कि और मांगे उठने लगेंगी। देखिए, दूसरा हमको समझना पड़ेगा ये भी है कि ये हमें थोड़ा सा इस पूरे अगर आंदोलन को, गोरखालैंड के आंदोलन को अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि देखिए, इनकी जो ये पूरा 2-3 ज़िले जो हैं जो गोरखालैंड की मांग करते हैं, इनकी आबादी बहुत कम है और आबादी कम होने के साथ साथ ही अब समझो बंगाल में इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। यानी कि आप समझो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पर ध्यान नहीं देती, बिकॉज ये वोट बैंक नहीं है, बहुत ही कम आबादी के हैं, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक नहीं होंगे। तो इनको लेकर कोई प्रॉमिस करना ये सही नहीं हो, लोग मानते हैं। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी ओर ध्यान नहीं देती, बिकॉज ये जाने रहे हो कि ये जीत को तय नहीं कर सकते। इनकी इतनी आबादी नहीं है, इतना इनके यहाँ इन जिलों में इतनी सीटें नहीं हैं। इस कारण भी लोग बंगाल की जो अब तक की गवर्नमेंट रही है इनको नेगलेक्ट करते आई है और इस पूरे इलाके का विकास ही नहीं हुआ है। आप समझिए किन इलाकों को ज़्यादा विकास हो सकता है? जिस इलाके में जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये हो कि अगर वहाँ काम होगा तो वोट मिलेगा, जो वोट जो है उनको सत्ता में आने के लिए उपयोगी होगा। लेकिन उन जिलों में जहाँ उन जिलों में जीत या हार से उनको उनके सत्ता में आने का कोई सीधा इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो सीटें जो होंगी वो नेगलेक्ट की जाएंगी। ठीक वही स्थिति इन जिलों में भी हुआ है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका डिमांड ये भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली नेगलेक्टेड हैं, इग्नोर्ड हैं, और ये भी इनके अलग राज्य बनाने की डिमांड को जो है वो एक तर्क है इनके द्वारा दिया गया। यहाँ पॉवर्टी बहुत मास लेवल पर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मास लेवल पर है, साथ ही साथ बहुत बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है, पर्यटन के लिए ये बहुत उपयोगी शहर है। तो बंगाल अलग नहीं भी करना चाहता है, बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो इन जिलों को अपने से अलग नहीं करना चाहती, बिकॉज इकॉनमी अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं अच्छे पैसों के लिए। टूरिज्म ले लो, टी प्रोडक्शन ले लो, तो आप एक तरफ तो पैसे खूब कमा रहे हो इन जिलों से और दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। आप अगर यहाँ पर डेवलपमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो गोरखालैंड की डिमांड कम तो नहीं होगी, ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम हो सकती है। तो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है। मतलब आप कहो कि बंगाल के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं या बंगाल के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस एरिया को ज़्यादा अपनी ओर कंसिडर नहीं किया है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज उनको पता है कि इन जीतों पे इन जिलों के सीटों पर जीतने या हारने से उनके सत्ता में आने का कोई सीधा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ये भी समझिए अगर भारत की सरकार इस तरह के डिमांड्स मानने लगेंगी तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो क्या कर रही है, एक वायलेंस को डिफाइन कर रही है, वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है कि कोई भी आए वायलेंस करे, एक अलग स्टेट की डिमांड करे और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान जाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए भी रुकी हुई है अपने आप को एक नए राज्य न बनाने से कि कहीं ना कहीं इससे ये हुआ कि आप वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हो। वायलेंस को जस्टिफाई करने का क्या अर्थ है? वायलेंस को जस्टिफाई करने का सीधा अर्थ यही है कि कोई भी कल उठ कर आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, और वो हिंसा करेगा और अपनी मांग मनाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इसी वायलेंस को लेकर भी इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा हमको ये भी समझना पड़ेगा अगला कि
जब आप इन गोरखालैंड के प्रोटेस्टर्स की बात सुनोगे तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, बट हमारी आंदोलन की मांग को देखो तो हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। हमारा आंदोलन तो टिका हुआ है कि हम एक अलग राज्य चाहते हैं ताकि हमारी संस्कृति प्रिजर्व हो सके। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दलील देती है कि हम राज्य का भी इस जिलों का विकास करके इन डिमांड को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, तो अपने आप में ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, आप डेवलपमेंट करके क्या करोगे। हमारा जो आंदोलन है वो डेवलपमेंट के लिए थोड़ी ना है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए थोड़ी ना है। हमारा जो डिमांड है वो चाहते हैं कि सीधा एक अलग राज्य बनाए। और क्यों अलग राज्य? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो प्रिजर्व हो सके। तो ये भी समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इन इलाकों में जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े असर पर नेपाल इंडिया रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करती है। बिकॉज ये बहुत बड़े, क्योंकि ये गोरखाज हैं और गोरखाज बेसिकली ये नेपाल मुल्क से आए हुए लोग हैं। तो इनके साथ, इनके मांगों के साथ नेपाल कहीं ना कहीं, नेपाल की जो जनता है वो जुड़ी हुई है और इनको अपने जैसा देखती है। तो नेपाल इंडिया का रिलेशनशिप भी बहुत हद तक इन ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स के और इंडिया के गवर्नमेंट की रिलेशनशिप और इन इंस्टीट्यूशंस के, इन से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा या फिर GNLF, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैसे रिश्ते हैं, ये भी बहुत हद तक नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा ट्रीट करेगी तो नेपाल और इंडिया के रिश्ते भी बहुत हद तक इम्प्रूव होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, आप समझिए कि गोरखा, जो ये पूरा गोरखालैंड का डिमांड है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। मैंने 2-3 बड़े नाम लिए हैं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनका आपस में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपस में ही बहुत सारे वायलेंट क्लासेस करते रहते हैं, इनके बीच भी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस तरफ, इस डिमांड को, इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे मांग को अभी तक बहुत बड़े स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं है या उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बिकॉज उतने बड़े स्तर तक ये डिमांड या ये पूरा आंदोलन पहुंच ही नहीं पाया, बिकॉज लीडर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई मिलकर काम नहीं कर रहा है इसको लेकर। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि है। दूसरा समझना पड़ेगा इसके लोकेशन को लेकर। इसका लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो लोकेशन, अगर आप ध्यान से समझो तो ये जो लोकेशन है, ये देखिए पूरा जो 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वो अगर मेन लैंड इंडिया से जोड़ती है तो ये इलाका ही जोड़ता है, बंगाल का यह इलाका ही इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो है वो भारत से जोड़ता है। तो यहाँ शांति बनी रहे, यहाँ जो है वो सब कुछ अच्छा हो, वायलेंट क्लासेस ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है। इसलिए भी बहुत हद तक जो है वो इस ओर आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये रहा पूरा का पूरा गोरखालैंड इशू। बेसिकली ये बंगाल से अलग होकर एक राज्य की डिमांड करते हैं। इनका कहना यह है कि हमें बंगाल में आपने क्यों रख रखा है, हम बंगाली है ही नहीं, हम गोरखाज हैं, हमारी भाषा नेपाली है, हमारी संस्कृति बंगालियों से अलग है, हमारी मान्यताएं, हमारी बिलीफ्स सब कुछ बंगालियों से अलग हैं। हमारे संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, हमारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए हमें एक अलग राज्य दी जाए। तो ये था पूरा वीडियो, ये पूरा विश्लेषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं दे पा रही है। और इस पूरे डिमांड, मैंने ये भी प्रेजेंट करने की कोशिश की कि इस पूरे डिमांड में प्रोटेस्टर्स के कौन से तर्क हैं जो सही हैं और कौन से तर्क हैं जो सही नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या तर्क हैं। मैंने दोनों बातें बहुत स्पष्ट तरीके से इस वीडियो में रखी है। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ज़रूर, मैंने फिर से कहा है, मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर जाकर जुड़ें। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।